अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। वैसे तो हर 2 साल के बाद जो लेबर फोर्स सर्वे है वो आना चाहिए, जिसमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह क्या है, लेकिन इस दफ़ा 4 साल के तवील इंतज़ार के बाद इस हफ्ते बाकायदा तौर पर वो सर्वे जारी किया गया है। और जो नंबर्स सामने आए हैं, गिवन के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ओवर द ईयर्स और ख़ास करके रिसेंटली, तो वो कोई हैरान कुन नंबर्स नहीं है। और 21 साल की अगर आप पीछे डाटा देखें तो जो बेरोज़गारी की शरह है वो सबसे ज़्यादा रही है। तो आज इसी हवाले से इन डेप्थ बात करेंगे कि ये जो सर्वे है इसकी फाइंडिंग क्या शो करती हैं। तो शहबाज, जैसे मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क में जो आपकी बेरोज़गारी की शरह है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिंक्ड होती हैं कि आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। और लेटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान में वन आफ्टर दी अदर हम IMF के प्रोग्राम में जाते रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लगिश है। लेकिन इसके बावजूद ये जो अब नंबर सामने आया है, क्या ये इसमें कुछ सरप्राइज़ है या एज पर एक्सपेक्टेशन है कि शायद यही नंबर आना था? कामरान, इसके अंदर सरप्राइज इसलिए नहीं है कि जो ट्रेंड्स हैं वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे, बट 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात में जाएं, सर्वे क्यों हुआ, कैसे हुआ, जहाँ पे हम IMF को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जो उसकी भी वजह इसके पीछे जो कही जा रही है वो IMF का प्रोग्राम ही है। तो वहाँ पर IMF के प्रोग्राम का एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि जैसे पिछले हफ्ते हुकूमत को मजबूर करके गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट IMF ने रिलीज़ करवाई और कहा कि जब तक ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं होगी तब तक बोर्ड की मीटिंग जो है वो नहीं होगी। और रिपोर्ट रिलीज़ हुई और 8 दिसंबर को IMF के बोर्ड का इजलास मुतवक्की है, जिसमें पाकिस्तान के लिए कर्जे की 2 नई किस्तें जो हैं वो अप्रूव होने जा रही हैं। उसके साथ ही उनकी 3 और शराइत थी, जिसमें एक शर्त उनकी ये थी कि आपने लाइफ स्टॉक का जो एक सेंसस है जो पाकिस्तान में कोई 20 साल पहले हुआ था उसको करना है, वो हुकूमत ने किया कंप्लीट। दूसरी उनकी शर्त ये थी कि ये जो आपका है लेबर फोर्स सर्वे, ये आपने कंप्लीट करके इसको दिसंबर से पहले रिलीज करना है। तो ये जो आप और मैं अभी बात करने जा रहे हैं, इसमें हुकूमत की शफाफियत और उसका कोई गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट की वजह से ये नहीं चीज़ें हो रही। ये 4 साल बाद भी इसलिए हो रही हैं कि IMF ने कहा कि ये आपने करना है तो हमें करना पड़ा। एक और जो नंबर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल होता है और जो हुकूमत की कोशिश है कि उसको या तो पब्लिक किया ना जाए या फिर उसके साथ कुछ किया जाए, वो नंबर होता है आपका बेरोजगारी का नंबर तो आ गया, आपका गुर्बत का नंबर जो है। उसके लिए हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे HIS, उसका भी एक ओवरड्यू एक्सरसाइज थी, वो भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। इस हफ्ते उसका जो है अप्रूवल हो रहा है और वो भी दिसंबर में नंबर जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब आ जाते हैं कि ये नंबर जो है कितना, फाइंडिंग्स क्या है। एक तो ये कि जब ये नंबर को हम देखते हैं और फिर उसके बाद उसको जो हम ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे रिलेट करने की लोग और जो रीडर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उसको कोशिश करते हैं, तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये इतना बड़ा मुल्क है 25 करोड़ का और इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो ये जो नंबर है ये इतना लो क्यों है। उसकी वजह यह है कि जो इसकी डेफिनेशन है कि जो काम करने वाला शख्स है उसकी क्या तारीफ है और जो काम नहीं कर रहा उसकी क्या तारीफ है, उसकी कैसे उसको वर्कआउट करते हैं। जो इस वक्त आपके पास जो पूल है टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन का, वो कि 18 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। उसमें से 18 करोड़ अफराद में से जो आपका, और ये है 10 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोग, और जो एम्प्लॉय उसको कंसिडर किया जाता है, काम पे वो बंदा तस्वर होता है जिसने पिछले हफ्ते में 1 घंटे भी अगर काम किया हो। जब ये सर्वे हुआ 56,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर, तो जिसने इन 56,000 अफराद में से जिसने पिछले हफ्ते 1 घंटे के लिए भी काम किया हो तो उसको तस्वर किया कि उसके पास कोई ना कोई नौकरी है। अब आ जाते हैं पूल के ऊपर। 18 करोड़ का जो पूल है, इसमें 12 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो कि तकरीबन हर 3 में से 2 शख्स बनते हैं जो कि अनपेड डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर हो जाए। अनपेड डोमेस्टिक वर्कर कौन से हैं? उसमें हमारे घरों में जो खवातीन हैं वो चूंकि वो किचन में काम करती हैं तो उसको भी एम्प्लॉय तस्वर किया जाता है। अच्छा, दूसरा बच्चों की जो केयरिंग के लिए जो घरों में खवातीन होती हैं उनको भी एम्प्लॉय तस्वर किया जाता है, ये अनपेड है।
ठीक है। तीसरी इसके अंदर ये कैटेगरी होती है कि आपने मतलब अगर घर में कोई शख्स है वो बेरोजगार है और पिछले हफ्ते आप पानी लेने गए और पानी लाते हुए आपको 1 घंटा लग गया, तो आपको भी एम्प्लॉय तस्वर किया जाएगा। ठीक हो गया। तो अनपेड वर्कर्स की कैटेगरी में आप आ जाते हैं, तो ये इसलिए ये नंबर जो है वो कम लगता है। चौथी जो बड़ी, सहाफियों को तो महीने में 2-2 तनख्वाहें मिलती हैं, तो उनका क्या डेफिनेशन है? नहीं, सहाफियों को फिर कई तो ऐसे सहाफी हैं जो हर खबर के बाद भी तनख्वाह लेते हैं तो वो एक और भी कैटेगरी है। जो अगली कैटेगरी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो एम्प्लॉय कंसिडर होता है। नंबर पे मैं जानबूझ के लेट में आ रहा हूँ कि पहले इसका बैकग्राउंड बता दिया जाए। वो ये है कि जिसने घर में मुर्गियां पाली हों वो भी एम्प्लॉय तस्वर होता है। अब ये मुर्गियों वाली बात क्यों है हमें? आपको पता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक स्टेज पे अपील की थी जब मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही थी कि आप घरों में मुर्गियां पालें और मुर्गियां जो अंडे देंगी, मुर्गियों का जो गोश्त है कि उससे आपको आमदन में इजाफा होगा। या जो अंडे देंगी तो मार्केट में बेचेंगे तो सर्दियों में एग्जैक्टली। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 7% जो है मतलब ये जो एम्प्लॉय लोग हैं अनपेड वर्कर जो है उसका 7% वो लोग हैं, बल्कि 7.1% जिन्होंने घरों में मुर्गियां और पाली और अंडे वो बेचते हैं, तो अनपेड हैं वो। ठीक है। नहीं, अनपेड किस तरह से? अगर मुर्गियां उन्होंने पाली हुई है घर में। अच्छा, मुर्गी पालना भी एक कारोबार है ना, बड़े कारोबार हो गया। पर कारोबार घर के अंदर जो 2-3 मुर्गियां आपने रखी, अच्छा उससे तो ठीक है, उससे ये कोई पोल्ट्री फार्म वाली बात नहीं कर रही, ये उससे लिंक है। लाइव स्टॉक की एक और अलग कैटेगरी होती है। बहरहाल तो ये वो उसकी इसलिए 18 करोड़ के पूल में से आपने 12 करोड़ को अलहदा कर दिया। बाकी जो आपके पास तकरीबन पूल बचता है उसके अंदर भी उसकी जो डिवीजन अगर आप में जाएंगे तो उसमें तकरीबन 20% ऐसे अफराद हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे आके आपका भाई साथ बैठ जाता है, तो उसको भी एम्प्लॉय कंसिडर हुआ ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बट उसको पैसा नहीं मिला, हो सकता है आप उसको खाना दे रहे हो घर के अंदर। तो ये वो सारी डेफिनेशन। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर क्या है। एज पर दिस सर्वे जो अभी हुकूमत ने रिलीज किया, पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2024-25 का माली साल, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला मुकम्मल माली साल जिसमें उन्होंने बजट भी दिया और साल भी मुकम्मल किया, वो 7.1% है, जो पाकिस्तान की 21 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है। एक दूसरा, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का जो आखिरी साल था उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 6.3% है। यही डेफिनेशन थी बाय एंड लार्ज, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं बट 6.3% था। खान साहब की हुकूमत के आखिरी साल में इनका हो गया 7.1%, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के पहले साल। तो ये है इसकी जो है वो मेजर फाइंडिंग इसके अंदर। और इसमें अगेन ये जैसे बात कर रहे थे, कोई हैरान कुन इसलिए नहीं है गिवन द फैक्ट कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट तब जनरेट होती है अगर आप मुल्क में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, आपका ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो। जब आपकी ग्रोथ एक स्लगिश है और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है तो ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसमें जो सबसे अलार्मिंग एक चीज़ है, जो नंबर भी सामने आया है, एक तो जो एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है, और पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, मेजॉरिटी यंग लोग हैं और जिनको नौकरियां चाहिए। और इसमें 2-3 जो नंबर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें एक तो ये है ना कि किसी के पास स्किल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो लोग भी हैं जिनके पास बाकायदा तौर पर डिग्रियां हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको कम से कम कोई रीजनेबल नौकरी मिले। तो उसके हवाले से जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं। एंड देन हर साल जो एक कंसिडरेबल लाखों की तादाद में उस पूल के अंदर मजीद लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है ये ऑन गोइंग है कि अगर हमने अभी करेक्टिव मेजर्स ना लिए तो प्रोबेबली आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स जो नया सर्वे होगा तो मे बी उसमें ये नंबर फर्दर शूट कर जाएगा। देखिए कामरान, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे खान साहब की थी या उससे पहले की जो हुकूमतें थी, ये हमेशा स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। ये कहते हैं जो दुनिया का अच्छा काम होता है इनकी वजह से होता है, जो बुरा काम होता है वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से, या पिछली गवर्नमेंट की वजह से, या कोई बाहर से आके वो आपको तीर मार गया। अब ये जो जब सर्वे लॉन्च किया एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इसकी वजूहत खुद उन्होंने बता दी सवालात से पहले ही। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पाकिस्तान का जो बढ़ा है वो उसकी वजूहत उन्होंने 2 कही। क्लाइमेट से जो डिजास्टर्स हुई उससे मुल्क के अंदर जो है वो बेरोजगारी बढ़ी, एक उनका ये कहना था। दूसरी जो चीज़ थी, उन्होंने कहा जी कि IMF के प्रोग्राम की वजह से जो मुल्क के अंदर स्टैग्नेशन हो रही है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही IMF प्रोग्राम की वजह से, तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। हमारा कोई कसूर नहीं है, मतलब उनका ये था कहने का हमारा कोई कसूर नहीं। अगर मुझे इसमें ऐड करने दें, ये बिल्कुल चलें, उनकी बात मान भी लें, जो IMF के प्रोग्राम में हम जाते हैं दैट इज नॉट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। IMF में हम क्यों जाते हैं? यही हुकूमतें ना, कोई एक हुकूमत को अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है आप IMF के प्रोग्राम में ना जाते, तो अल्टीमेटली तो कसूरवार गवर्नमेंट ऑफ द डे गवर्नमेंट ही होती है। देखिए ऐसा मैं
3 साल से अब ये बात कह रहा हूँ कि IMF पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, इसे जान छुड़ा लीजिए। ठीक है, इसके जो प्लस पॉइंट्स है, जैसे भी आपने पॉजिटिव बताया कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, पॉलिसीज का फॉलो अप होता है, लेकिन जो उस प्रोग्राम से जो स्टेबलाइजेशन आती है वो मेरे आपके कारोबारी अफराद की जेब से पैसा निकाल के आती है। अखराजात को कंट्रोल करके इस मुल्क में अभी तक ये हुकूमत स्टेबलाइजेशन नहीं ला सकी, नहीं अपनी जो हालत फिस्कल की बेहतर कर सकी, या खर्चे इन्होंने बिल्कुल दबा के किए, बल्कि ऐसे ऐसे वजीर हैं इस हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, जिनके पास महकमे नहीं है, बगैर महकमे वजीर भी हैं शहबाज शरीफ साहब के। नंबर 1। नंबर 2, जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ वो बरामदात से नहीं हुआ, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर्स मार्केट से खरीदे, मार्केट से डॉलर खरीदने से एक्सचेंज रेट के ऊपर दबाव आया और आपके रुपए की कदर जो है वो गिरी हुई है। अब आपने एक जो बड़ी अहम चीज बात की थी कि कौन लोग हैं जो बेरोजगार है। एक तो ये कि ये जितने भी तकरीबन 60 लाख अफराद बेरोजगार बनते हैं, 7.1% का मतलब है कि जो अवेलेबल पूल सब कुछ निकाल के, नॉन पेड वर्कर्स निकाल के और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्कर्स वो निकाल के, फैमिली मेंबर, जो पीछे पूल बचा है उसमें 60 लाख अफराद बेरोजगार हैं। 60 लाख का ब्रेकअप जो है नाज़िम वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 60 लाख के अंदर चूंकि डेफिनेशन में है कि 10 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो तो वो उसको ये वर्किंग एज पॉपुलेशन में इसमें कंसिडर करते हैं। तो 10 साल का नंबर तो हम लेने का उस तरीके से फायदा नहीं है कि 11 साल का बच्चा तो काम ऑल दो पाकिस्तान में करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हालात हैं मुल्क के अंदर, वो गैर कानूनी भी होता है बट लोग करते हैं, उनकी मजबूरियां अपनी भी हैं। 15 साल या उससे ज़्यादा की एज के जो अफराद हैं उनमें जो ये बेरोजगारी की शरह 7.2% है। क्वाइट अंडरस्टूड, पूल ज़्यादा हो जाता है, वो रेशो जो है वो कम हो जाती है। असल जो चीज़ यहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर, हमारे बहुत सारे फैमिलीज मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में अपनी बड़ी मुश्किल से मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करते हैं और फिर वो जाके कोई ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढते हैं। तो 15 साल से लेकर 24 साल की जो एज की ब्रैकेट है, ये जो हमारे यंग बच्चे हैं, इनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेरोजगारी का नंबर है वो 12.9% है और 26 लाख ये ऐसे अफराद है। अब ये बात जहन में रखी ये जाए कि ये जो 26 लाख या 12.9% वो हैं जो अनपेड डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में भी नहीं आते, अपने किसी भाई की बाप की दुकान पे भी जाके बैठ कर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो ये तो बिल्कुल वो है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये 26 लाख है। उसके बाद जो प्राइम एज होती है काम के लिए 15 से 29 साल, अब थोड़ा सा भागे क्योंकि आप इसमें डिग्री होल्डर्स भी आ जाते हैं 29 ईयर्स की एज में, तो इसके अंदर 37 लाख अफराद है। अगेन जहन में रखा जाए कि अनपेड डोमेस्टिक वर्कर्स निकाल के, फैमिली कॉन्ट्रीब्यूटरी जो वर्कर्स हैं उनको निकाल के ये वो बचते हैं जो 37 लाख है जो नौकरियों की तलाश में है, नौकरियां नहीं है। तो ये बड़ा ही एक क्रिटिकल नंबर है। एक और जो चीज समझने की है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, कौन से अफराद जो है वो जो नौकरियों की तलाश में है, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 1.4% के करीब हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ, और जो बेरोजगारी है वो अपनी जगह पे और जो ग्रोथ रेट है वो अपनी जगह पे, तो ये वो अफराद हैं जो शो करता है ये जो पार्टिसिपेशन रेट में इजाफा हुआ, लोग नौकरियों के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनमें उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है कि अब एक तो इकॉनमी नौकरियां क्रिएट नहीं कर रही, कितनी उसको चाहिए, जो इस सर्वे के मुताबिक 35 लाख अफराद हर साल मार्केट में एंटर हो रहे हैं नौकरियों की तलाश के लिए। और इसको कामरान, इनको 35 लाख अफराद को अगर आपने नौकरियां देनी है, पिछला जो पूल है बेरोजगारी का अगर वहीं पे रहे और इन 35 लाख को आपने अब्जॉर्ब करना है, तो आपको सालाना ग्रोथ रेट चाहिए 5 से 6% कम अज कम। और इसकी मेरे ख्याल जो कहानी है, ये कितना हमारा ग्रोथ मॉडल क्या करता है क्या नहीं करता, इस पर बाद में बात करें। बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं कोई यही उन्होंने बात की है, हमारा जो इकोनॉमिक का जो मॉडल है वो क्या ठीक है, तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि जो लेबर फोर्स का सर्वे आया है और पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो शरह है वो किस तरीके से बढ़ रही है। इस हफ्ते जो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग ग्रोथ या स्टेबलाइजेशन मॉडल है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमी को चला रहे हैं उसको इनडेफिनेटली नहीं चलाया जा सकता, यानी कि हम परपेचुअल जो उस मोड में नहीं रह सकते कि हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है, एक शिफ्ट चाहिए। और वजह यह है क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है, आबादी में इजाफा हो रहा है, तो हमें अपने तरीकाकार बदलना पड़ेगा। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, क्या अगेन हम उसी ये थिंकिंग कर रही है कि जब भी हम
IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, जब उसका आप कहते हैं ना कि तकलीफ जब हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है क्योंकि आपको एक सर्टन फ्रेमवर्क के तहत काम करना पड़ता है, तो फिर कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं से ये डिबेट सामने आती है कि इसका एक हल है कि हमें इकोनॉमी को खोल देना चाहिए। तो क्या ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो माजी में बूम एंड बस साइकिल है, या ये कोई थोड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं यहाँ पर? कामरान, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की स्पीच थी, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो एक एडवोकेसी ग्रुप है पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स का, उन्होंने 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस करवाई इस्लामाबाद में 26 और 27 को, और इसमें बड़े ज़बरदस्त सेशन हुए, जिसमें एक सेशन ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का था और एक जो अहम सेशन जो है वो SIFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल सरफराज, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उनका था। इसके अलावा बाकी भी सेशंस हुए, बट आज हम गवर्नर के सेशन की बात करें और कल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने जो बातें की हैं वो तो बातें इससे भी ज़्यादा वो खुल के कर रहे हैं। नपी तुली रखे बगैर उन्होंने बातें की और बड़ी उसके हवाले से स्टोरीज भी देखी होंगी लोगों ने अखबारों में। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो गवर्नर ने कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान का जो करंट ग्रोथ मॉडल है, ये जो मुल्क की आबादी है 250 मिलियन की जो मुल्क है, इसको ये सस्टेन करवा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने मर्जी हमने आज तक दावे कर लिए थे तरक्की के, हमने इकॉनमी को बचा लिया, ठीक है बचा लिया दिवालिया होने से, लेकिन हमारा रास्ता ही गलत है। जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं वो उस रास्ते को बदलने की बात की है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है इट टेल्स अ लॉट। मैं इंग्लिश की स्पीच थी उनकी, इंग्लिश में, और उन्होंने जो नाज़रीन कहा मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि आर बिजनेसेस साइकिल्स आर शॉर्टनिंग एंड एज सच आर करंट ग्रोथ मॉडल सिंपली कैन नॉट सस्टेन अ कंट्री ऑफ ओवर 250 मिलियन पीपल। ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब की स्टेटमेंट। उसके साथ ही जो दूसरी सबसे अहम बात है जिसका गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, और उन्होंने भी बड़े नपे तुले अल्फाज में उसको भी बता दिया कि ये भी आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसके नुकसान हैं। Continuing with stabilization policies indefinitely is neither desirable nor sustainable। के जो कामरान ये स्टेबलाइजेशन की फेज है, स्टेबलाइजेशन की फेज का क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को ये 3, 3.5, 2.5% से ज्यादा ग्रो नहीं करने देना। हमने इकॉनमी को नहीं चलने देना, हमने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड रखना है, हमने बाकी चीजें करनी है। क्यों कि जैसे इकॉनमी ने फिर भागना शुरू किया, 4, 5, 6% के ऊपर गई, फिर आपको सांस चढ़ना है, फिर करंट अकाउंट का खसारा आना है, फिर आपका बजट का खसारा है, फिर आपने IMF के पास जाना है, तो ये नहीं चल सकता। ये वो सारी बातें हैं जिसको हम लोग खास तौर पर बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये पॉलिसीज पाकिस्तान को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं, ये पॉलिसीज ठीक नहीं है। ये बात यहां तक तो ठीक है कि जब दिवालिया होने जाते हैं तो आप इंजन बंद कर देते हो, बट वो इंजन आपने कितनी देर बंद रखना, कब उसको दोबारा स्विच ऑन करना है। ये बात जब मीडिया करता था तो कहा जाता था मीडिया नेगेटिव है, मीडिया को तरक्की नजर नहीं आ रही, मीडिया जो है वो पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है वो भी सस्टेनेबल नहीं है और जो कंसोलिडेशन का पाथ आपने अपनाया हुआ है ये भी नहीं चल सकता। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है ना। इसी जो बिजनेस फोरम से जो डॉक्टर रजा बाकर हैं स्टेट बैंक के जो गवर्नर रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जी हमें जो प्री मैच्योर जो विक्ट्री है वो डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए और जो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और ये तासुर नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि जो लोगों को बहुत तकलीफें अब मिल गई हैं, पेन बहुत मिल गया, तो हमें इकोनॉमी को खोल देना चाहिए। अभी भी हमें स्टेबलाइजेशन की तरफ काम करना है और उस वक्त तक करना है जब तक इस पोजीशन में नहीं आ जाते कि जब आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो। तो ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है और ये मेरे ख्याल में IMF का भी यही पर्सपेक्टिव है। जो देखिए जो रजा बाकर साहब की वहाँ पे उनका एक इंटरवेंशन थी वो बड़ी एक टाइमली भी थी ना सेंस, नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी बात की कि टीम का जो है लीडर कौन है, इकोनॉमिक टीम को लीड कौन कर रहा है, वो सारी चीज़ें की। बट गवर्नर रजा बाकर का एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, वो IMF से आए थे, IMF ट्रेन है वो, और वो IMF की एक जो सोच है उसको वो रिफ्लेक्ट अक्सर करते हुए नजर आते हैं। उनका जो उनकी स्टेटमेंट थी वो अपनी जगह पे उसकी अहमियत है कि आप जो इकोनॉमिक टीम है उसके ऊपर आप दबाव ना डालिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, और लेकिन आपको स्टेबलाइजेशन की और ये जो कंसोलिडेशन की पॉलिसीज हैं इसको कंटिन्यू करें। कब तक करवाना है? अभी हमने बेरोजगारी की बात की, अगले हफ्ते में या चंद दिनों में हम बात कर रहे होंगे मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह क्या है, और फिर अगर यही कुछ करना है। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कामरान, मेरे आपके तो कहने की बात ही नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC जनरल सरफराज ने क्या कहा, और एक बड़ी ही अहम खबर है उसको अभी तक मैं प्रिंट मेमोरी लेके कुछ अंदर खाने ये भी डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि जो इकोनॉमिक टीम है क्या ये राइट सेट ऑफ पीपल हैं, क्या इन्हीं को ही इकॉनमी को
चलाना चाहिए या कुछ जगहों पे तब्दीलियों की ज़रूरत है? ये वही स्क्रिप्ट नहीं है पुराना, जब भी क्योंकि और मेरे ख्याल में तो ये भी बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज भी है कि ये जो करंट इकोनॉमिक टीम है इतना स्ट्रेच तक चल गई है। यूजुअली अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो वहीं पे भी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि शुरू में असद उमर पर भी दबाव आया, उसके बाद हफीज़ शेख साहब आ गए, फिर शौकत तरीन साहब आ गए, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आप मईशत को खोलें, बट किन शराइत के ऊपर खोलें, क्या स्क्रिप्ट कोई नया है? मैं जो इब्तदा में आपसे सवाल किया था कि कोई नया हम करने जा रहे हैं या जो स्टेट बैंक के गवर्नर वो पुरानी कह रहे हैं कि नहीं जी अब तकलीफ बहुत बढ़ गई है, दोबारा इकोनॉमी को खोल दें और 2-3 साल बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े हो जाएं आके। दो चीज़ों को अगर मिला के देखें ना तो बात सारी समझ आ जाती है। एक पार्ट 1 तो हमने डिस्कस कर लिया आज, जो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा। जो सेकंड इसका जो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जो बात है वो जनरल सरफराज की है। अब दोनों को, चूंकि मैंने दोनों कन्वर्सेशंस और जो दोनों टॉक्स वो अटेंड किए मैंने, दोनों को जब मिला के देखें तो वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे रेगुलेटर्स हैं, एक कंसेंसस एक पाया जाता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। इस हद तक तो ठीक कर रहे हैं कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया, इससे तक हमने ठीक कर रहे हैं कि हमने स्टेबिलिटी ले आए और वी शुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि इसकी कॉस्ट हुकूमत ने पे नहीं की। बगैर महकमों के वजीर आज भी काम करे, कॉस्ट मैंने आपने हम जैसे करोड़ों अफराद ने पे की है और वो जिनके ऊपर हर चीज़ का बोझ डाला गया। जो एक थिंकिंग मुझे लग रही है ना कि इंक्लूडिंग इन द सिविलियन सेटअप, कि जो इस वक्त वज़रा बैठे हुए हैं उनको इन्हीं पोर्टफोलियोज के ऊपर होना चाहिए 3-4 वज़रा को, ठीक है, या उनको तब्दील कर देना चाहिए। क्या अगर वो कैप्टन जो है वो डिफरेंट हो या उनके 1 डाउन 2 डाउन डिफरेंट हो तो उससे क्या तब्दीली आ सकती है? इसके ऊपर आपको नजर आएगी कुछ डेवलपमेंट्स, अभी नहीं। अभी कुछ और अहम पोस्टिंग्स होनी है, प्लेसमेंट, उसके बाद फिर आपको इस तरफ आएगा। पर जो आपने कहा ना कि उसका रोड मैप, जो गवर्नर ने बात की, उन्होंने कहा जी कि जो हमारे कारोबारी अफराद हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये बात ज़हन में रखी जाए, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। उनका जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बाहर देख ही नहीं रहा, वो पाकिस्तान के अंदर मुनाफा कमाना चाह रहा है, वो मुल्क से बाहर क्यों नहीं देखते? अच्छा, जब वो प्राइवेट सेक्टर उससे बात करोगे, जब मुल्क से बाहर इसलिए नहीं देखते, आपने हमें कंपेटिटिव छोड़ा ही नहीं है, आपने हमारे पल्ले कोई चीज़ छोड़ी है, टैक्सेशन, एनर्जी, पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे ऊपर बोझ डाल दिया और फिर कहते हैं आप जाके कंपीट दुनिया से करें। बट एक जो चीज़ गवर्नर की जिसकी बात में जान भी थी, उन्होंने ठीक है बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हमारा जो बिजनेसमैन है ना वो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चला गया, वो लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव नहीं ले रहा, वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बन रहा, तो जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही। फिर जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही तो फिर आपको फिर यही लोकल मार्केट से आपको डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है। फिस्कल के ऊपर आ जाए तो आपको हर चीज़ आपको गुस्सा आके टैक्सेशन के ऊपर निकलता है, क्यों खर्चे कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी सियासी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वो हुकूमत देने को तैयार नहीं है। सो लेट्स सी, ये क्योंकि आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इस वक्त इकॉनमी जो है वो मेजर चैलेंज है, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान को 2025 की अगर आप बात करें तो कई कामयाबियां मिली हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है कि जो फॉरेन पॉलिसी पर हमें एक इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे कि वो मुल्क के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स और जो ट्रेड जो बेनिफिट्स हैं उसमें हम कन्वर्ट करें? ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अहम जो मुशीर हैं, या यूं कहिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई, या उनके प्रेसिडेंट के बाद कोई ताकतवर शख्सियत हैं तो इन्हें ही समझा जाता है। अली लारेजानी जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके वो सेक्रेटरी हैं, और वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे, और अपने इस दौरे में जहां बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई, रीजन और जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात हुई, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इवन अपने दौरे के आगाज से पहले ही जो एक्स के ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया, उससे आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में किस कदर गर्मजोशी है। और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, एक ब्रदर मुल्क जा रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान और ईरान की आवाम कभी भूलेंगे नहीं कि जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान जून में जंग हुई थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया था, ईरान उसको कभी भूलेगा नहीं। और इसी तनाजुर में ये विजिट हुआ, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो
अप्स एंड डाउन्स रहे हैं हमारे ताल्लुकात में। उनका थोड़ा सा झुकाव इंडिया की तरफ रहा है माजी में, इंडिया की तरफ भी रहा है, और फिर जो ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज का जो इश्यूज हैं उसकी वजह से भी एक आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, उस तरीके से कंफर्ट लेवल नहीं था। बट आई थिंक जो जून में जो कुछ हुआ ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हुई, उसने बहुत हद तक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है ईरान का, और ईरान जेन्युइनली पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि शुक्रिया अदा करता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। हालांकि उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान शायद अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लोग ये बातें कर रहे थे। दो तरह की चीज़ें हुई उस वक्त, एक तो पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरीके से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो ईरान को सपोर्ट किया, और बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। एंड उस वक्त जब ये जंग हो रही थी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ व्हाइट हाउस गए, वहां पर अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, और अब इवन इंटरनेशनल जो वेस्टर्न पब्लिकेशंस है उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा कि वो जो डी एस्केलेशन हुई थी। तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया उस वक्त, और ईरान के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ईरान इज जेन्युइनली मेरे ख्याल में वो इम्प्रेस है पाकिस्तान से, और अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक नए पर्सपेक्टिव से वो देखना चाहता है। तो इस पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की उनकी जो मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उनकी तरफ से एक ऑफर आई है पाकिस्तान को कि वो अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, किस हद तक ये इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने उस वक्त भी एक डिप्लोमेसी करने की कोशिश की थी, शटल डिप्लोमेसी की, बट इफेक्टिवली फिर जो कहा जाता है कि जो जंग है वो अमेरिकी सदर ने रुकवाई थी। देखिए, उनका ये जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल ईरान लेटली भी अभी कोशिश कर रहा है, ईरान पाकिस्तान के इंडिया के साथ इश्यूज हों या अफगानिस्तान के साथ, बट प्राइमरीली इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहा है, और ईरान एक कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ एक रीजनल जो कॉन्फ्रेंस है वो करवाए, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और ये मुल्क वगैरह शामिल हों, ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। उसमें इंडिया नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा, इंडिया तो उसमें इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान किस कॉन्टेक्स्ट में वो, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो अपना एक रोल प्ले करना चाह रहे हैं। बट इंपॉर्टेंटली जो एक टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और बाद में एक्स पर उन्होंने शेयर भी किया कि ऐसी सूरत हाल में ईरान पाकिस्तान का किस तरीके से साथ दे सकता है, तो उनका जवाब जो है वो बड़ा दिलचस्प था, बड़ा एक ब्लैंकेट किस्म का उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और उन्होंने जो जवाब दिया मैं पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा कि Pakistan is very dear and honorable to the Iranian people. We are prepared to give the Pakistanis a blank check to help resolve these issues to be used whenever they deem necessary. तो वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक ब्लैंक चेक देते हैं, whatever रोल पाकिस्तान जो कंसीव करता है ईरान के लिए, जिस तरह की भी सपोर्ट उनको चाहिए ईरान से, वो इंडिया के साथ इश्यूज हों या अफगानिस्तान के साथ इश्यूज हों, उसके लिए हम अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। ये जो गर्मजोशी है या इस तरह के बयानात, अगर आप ईरान इसराइल जंग से पहले आई डोंट थिंक सो कि आप उस तरह की आप तवक्को कर सकते थे। ओवरऑल अगर आप मीटिंग्स के दौरान बॉडी लैंग्वेज भी देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, तमाम लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट में जब सारी मुलाकातें करने के बाद उन्होंने जो बाकी जो स्टेटमेंट दिया, जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका असल पैमाना ये होता है कि आपकी इकोनॉमिक और ट्रेड जो रिलेशनशिप है कैसी है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये डायरेक्टिव जारी की है कि पाकिस्तान से मुतालिक जो भी बैरियर्स हैं ईरान की तरफ से अगर हैं, इकोनॉमिक और ट्रेड बैरियर्स हैं, तो उनको रिमूव करने का ईरान ने फैसला किया है। तो ये मेरे ख्याल में अगेन शो करता है कि ईरान को रियलाइज हुआ है कि इस रीजन के अंदर, देखें मुश्किल वक्त में आपको पता लगता है कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, और उसमें इंडिया का किरदार अगर आप देखें तो बड़ा डूबियस था। उनका बड़ा क्लियर किरदार था, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। उनके जासूस जो थे वो ईरान के अंदर थे, उनकी लोकेशन में भी कहा जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करने में उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो उस लिहाज से अगर जो पाकिस्तान का जो रोल है, जो गालबन आप उस तरफ इशारा भी कर रहे थे, जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो रोल ना सिर्फ इस हद तक, बल्कि उन्होंने गालबन वाशिंगटन में भी जाके, व्हाइट हाउस में भी एक उन्होंने बात की। एक लम्हे के ऊपर जब ये जंग जारी थी तो ये ख्याल किया जा रहा था कि रजीम चेंज की तरफ जाते हैं, और एक व्यू ये भी है कि शायद अमेरिका ने या इसराइल ने, मतलब अमेरिका ने अपना जो फैसला बदला या इसराइल के ऊपर प्रिवेल किया, वो शायद पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था, जब बताया उनको कि अगर आप उस तरफ जाएंगे तो शायद आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से भी जो ईरान है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। और जो मेरी जराए से बात हुई, कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान
को मफामत करवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान पब्लिकली जो मर्जी कहता रहे कि जो भी उसकी पॉलिसी है, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर ओपनिंग मिलती है जहां पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं या कुछ ओपनिंग मिलती है तो दे डेफिनेटली वो ट्राई टू डू इट। तो ओवरऑल ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के एतबार से कामयाबियां मिल रही हैं और ये सिर्फ आइसोलेशन में नहीं हो रहा। एक तरफ ईरान के ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के दौरे पर थे, इसी हफ्ते हमने देखा कि सऊदी अरब के जो फौज के सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पर थे। और ये माजी में ऐसा नहीं होता था, जब हम ईरान के करीब जाते थे सऊदी अरब नाराज हो जाता था, हम अगर सऊदी अरब से अपनी कुर्बत बढ़ाते थे तो ईरान को प्रॉब्लम होती थी। अब वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। ईरान बिल्कुल उसने वेलकम किया खुले दिल से पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ, और इसी तरीके से सऊदी अरब को भी अब कोई एतराज़ नहीं है ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। जो अफगानिस्तान का ब्रीफली हमने टच तो किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इस वक्त टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है और इस हफ्ते क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी देखने को मिले रिगार्डिंग रिपोर्टेड एयर स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान, वो क्या स्टोरी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते एक दफ़ा फिर हमने देखा कि नई कंट्रोवर्सी सामने आई। सबसे पहले अफगान तालिबान की तरफ से ये दावा सामने आया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो 3 सूबे हैं कुन्नड़, खोस्त और पख्तीका, वहाँ पर ड्रोन हमले किए हैं। एक जो हमला खोस्त में उन्होंने ये दावा किया कि वहाँ पर जो अफगान शहरी था उसके घर में उसको टारगेट किया गया और उसमें मुबैना तौर पर बच्चे और खवातीन जो हैं वो मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने तरदीद की। DGISPR ने जो सहाफ़ियों से इस हफ्ते बात की और उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान की एक तो पॉलिसी नहीं है कि वो सिविलियंस को टारगेट करे, दूसरा हम गैर एलानिया यानी कि कोविड ऑपरेशन नहीं करते अक्रॉस द बॉर्डर। जब भी हमने ऑपरेशन किया उन्होंने हवाला दिया पिछले महीने जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की थी तो वो एलानिया कार्रवाई थी, वो अफगानिस्तान को भी और बाकी जो लोग थे उनको भी बताया था। तो फिर सबसे अहम सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने ये कार्रवाई नहीं की तो ये कार्रवाई किसने की है, ये दिलचस्प सवाल है। इसके लिए आप अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो भी क्लेम्स काउंटर क्लेम्स उनको छोड़ भी दें, तो मेरी वाशिंगटन में कुछ लोगों से बात हो रही थी जो इस सारे रीजन को मिलिटेंसी को फॉलो करते हैं। सो दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड। उनका बल्कि उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, अपनी स्टेटमेंट के साथ जो तस्वीर मुबैना तौर पर बच्चों की लगाई, उन्होंने कहा कि वो तस्वीर लेटेस्ट नहीं थी बल्कि अर्थक्वेक की तस्वीर थी जो उन्होंने लगाई। अब इसमें जो सबसे अहम जो पाकिस्तानी जो ज़राए कहते हैं कि इट कुड बी पॉसिबल कि कोई इनसाइड वहाँ पे वाक़या हुआ हो या कोई फॉल्स फ्लैग है। अफगान तालिबान को ये ख़तरा है, ये डर है कि जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ, अब FC हेडक्वार्टर में भी इस हफ्ते हमने देखा कि नाकाम एक हमला हुआ, कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो एक व्यू ये है कि उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए अफगान तालिबान ने ये पूरा खेल खेला है, जो दुनिया को और ख़ास करके तुर्की और कतर को बताने के लिए कि देखें पाकिस्तान ये जो दावा करता है कि जी ये TTP के लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखें पाकिस्तान जो हमले कर रहा है इसमें तो मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो काफ़ी इसमें आप कह सकते हैं कि एक जो नया ये एंगल और कंट्रोवर्सी अब नजर आ रहा है। इस पे पाकिस्तान का रिएक्शन तो आ गया, आप क्या समझते हैं इसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज आएगा? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का तो ये स्टेटेड एक उनका अब ये स्टांस है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा और उसकी जो रूट्स अफगानिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट करेगा। तो प्रीएम्प्ट करना एक चीज़ है, बट वो जो प्रीएम्पशन है वो ज़रूरी तो नहीं उसको पाकिस्तान सीरियस भी ले। उसमें देखें पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इस्लामाबाद वाला जो हमला था वो डेफिनेटली बहुत प्रोवोकेटिव था। कई सालों के बाद ये हमला हुआ और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख होते होते रह गया कि शायद पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अगर जवाब नहीं दिया तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन बिहाइंड द सीन कोशिशें जारी हैं और वो जो कोशिशें हो रही हैं उसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं अभी भी शायद डिप्लोमेसी को मौका दिया जा रहा है, लेकिन अगर ये सारा सिलसिला परसिस्ट करेगा तो वो पाकिस्तान ने जो एक रेड लाइन ड्रॉ की है उस पर पाकिस्तान डेफिनेटली एक्ट करेगा। लेकिन अगर अभी तक अटैक नहीं हुआ तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर वही है कि जो बिहाइंड द सीन जो मीडिएटर्स हैं वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। अब उसमें अफगानिस्तान चलें, एक और जो उनके लिए मुश्किल अब आ सकती है, जो आपको पता है कि गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में इसी हफ्ते बल्कि जो गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है, वाइट हाउस से सिर्फ 2 स्ट्रीट्स दूर के 2 जो नेशनल गार्ड हैं उनके जो रिजर्व फोर्स होती है उन पर फायरिंग का वाक़या हुआ है, क्रिटिकल वो इंजर्ड हैं और उसमें जो बताया जा रहा है कि जो हमला आवर है
वो अफगान शहरी है, जो 2021 में जो बाइडन का प्रोग्राम था लोगों को सेटल करवाने का, उसके तहत वो गया था। 2024 में उसको बाकायदा तौर पर असाइलम दिया गया था। ये जो अफगान तालिबान टेक ओवर के बाद जो एक पॉलिसी थी ना उस वक्त के जो बाइडन, बल्कि ये उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोगों को जो अमेरिका वहां पर लेके गए, जो अमेरिका के लिए काम करते थे। और ये भी शख्स जो बताया जा रहा है 29 साल शायद उसकी उम्र है, कि उसी प्रोग्राम के तहत वहां पे गया था। 2024 में इसको असाइलम दिया गया था। अब वो इसमें मुलविस पाया गया। इमीडिएटली क्या हुआ है कि जो अफगान जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, उनके जो जितने इस तरह के केसेस, उसको तो उन्होंने कर दिया सस्पेंड। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने उसे दहशतगर्दी से मंसूब किया है। तो ये भी आई थिंक अफगान हुकूमत के लिए, अफगान तालिबान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये इंटरेस्टिंग केस इसलिए हो सकता है ना कि ये अगर उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये उनका जो प्रोग्राम सेटलमेंट का था उसके तहत ये बंदा अफगानिस्तान से अमेरिका गया है, इसका मतलब वो अमेरिका के लिए काम करता रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ज्यादातर ये जो लोग थे जिनको सेटल किया गया था ये वो लोग थे जो अमेरिकन गवर्नमेंट को, और बिल्कुल ये तालिबान के लोग तो नहीं थे, ये तालिबान के लोग तो नहीं थे, अमेरिकन गवर्नमेंट और ये वो लोग हैं जिनको कहते हैं कि तालिबान से खतरा है, हमें तालिबान से खतरा है। तो इसका कोई और भी, इसका कोई डिफरेंट एंगल भी हो सकता है। बट जैसे आपने बोला कि इसका जो इमीडिएट जो एक रिएक्शन तो यही आया ना कि जो फर्दर सेटलमेंट्स हो रहे थे उसको रोक दिया, और गालबन कुछ अफराद बल्कि हजारों की तादाद में पाकिस्तान में भी रुके हुए। तो उनका क्या स्टेटस है? देखिए पाकिस्तान में भी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पर उनको एक्सेप्ट किया था कि उनका यहाँ पर जो स्टे है वो आर्जी, और इवेंचुअली वो अमेरिका हो या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हो उनको ले जाएंगे। लेकिन अब ये प्रोग्राम, पहले ही ट्रंप इसके खिलाफ थे, और इस वाक़े के बाद तो ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। और उसमें फिर आई थिंक वहाँ पर अगेन मुसलमानों के खिलाफ भी अगेन बात होना शुरू हो गई है। लेकिन ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। अफगान जो नेशनल हैं, स्पेशली वो लोग जो जाना चाहते थे अमेरिका, इसमें सबसे अहम जो इस वक्त नुकता यही है, क्योंकि वो जो हमलावर है वो भी क्रिटिकली इंजर्ड है, जख्मी है, कि उसके साथ जो तहकीकात होंगी, और कुछ जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो कोऑपरेट कर रहा है, कि उसका क्या मोटिव था, वो क्या बताता है, क्या उसका एक इंडिविजुअल एक्ट था या उसका कोई बड़ा मंसूबा था, पीछे कोई ग्रुप इन्वॉल्व था। तो उसके बाद आई थिंक ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो सकती थी। लेकिन ट्रंप को एक मौका मिल गया है कि ये जो सारा प्रोग्राम था अमेरिकी जो साबिक सदर थे बाइडन का, इन अफगान शहरियों को अमेरिका में सेटल करवाने का, वो बिल्कुल फ्लॉड था, और उससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो अंडर थ्रेट है। तो देखते हैं फर्दर इस पर क्या डेवलपमेंट होगी, अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।